गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो आज हम करने वाले हैं एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपकी 2020 में आई थी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये है आपका कि यहाँ पे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट 31 मई को उन्होंने दिया था 2019 में। सो यहाँ पे के कस्तूरी रंजन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, जो मतलब बच्चे बाहर हैं, उन्हें वापस स्कूल में लेके आना है हमें इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर एनईपी 2020, क्योंकि यहाँ पे कोरोना से भी बहुत बच्चे छोड़ के चले गए थे, तो उसमें भी क्या करना है, हमें वापस लेके आना है। तो एमएचआरडी ने यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसका नेम ये हो गया है, एमएचआरडी रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम हो चुका है। सो जो नया फॉर्मेट आया है आपका है 5+3+3+4। ठीक है, 5-3-3-4। अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। टीचर एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, इंक्लूसिविटी मतलब समावेशन करना, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर अगर पूछेगा अगर आपसे एनईपी 2020 का नेशनल पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, सो क्या बताएंगे 3-5-3-3-4, मतलब कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो आई थी। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जो कि एग्जिस्टिंग एंड न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया गया है। सो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर पहले कैसा था, 10+2 था। ठीक है, पहले 10+2 था कि बच्चों को 6 साल से 16 साल तक के एक माना जाता था। फिर 16 to 18 जो 11-12 था उसको 2 ईयर्स अलग कंसीडर किया जाता था। 10+2 रूल चलता था। बट अब क्या हो गया है, 5-3-3-4 हो गया है। 5 पहले क्या हो गया है, 3 to 6 ईयर में आंगनवाड़ी या प्री स्कूल जिसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी, वो होगा। क्लास 1 and 2 भी इसी में इंक्लूडेड रहता है एट एज ऑफ 6 to 8। ठीक है, इसके बाद 3rd to 5th वाले जो होते हैं 3 साल उसमें, फिर 6 to 8 वाले 6, 7, 8 3 साल उसमें, फिर 4th में 9 to 12 एक साथ कर दिया गया 8, 14 to 18। ठीक है, सो यहाँ पे न्यू पेडागोजिकल करिकुलम स्ट्रक्चर है आपका 5+3+3+4। सो 3 ईयर्स आंगनवाड़ी मतलब प्री स्कूल में होगा एंड 12 ईयर्स जो होंगे उसके पूरे स्कूल में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंडरी स्टेज, इसके स्टेजेस के नेम भी हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहला जो होता है आपका फाउंडेशन होता है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है नीचे। तो ये टोटल पूरा 5 होता है, मल्टी लेवल होता है, मतलब बच्चों को गेम खिलाया जाता है, प्ले बेस्ड एक्टिविटी होती है, सारी की सारी प्ले बेस्ड लर्निंग होती है। नेक्स्ट आपका प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाता है क्लास 3rd to 5th तक, जिसमें कि बच्चा खेलता है, एक्टिविटी बेस्ड करता है, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग सीखता है। सो ये सारी चीज़ें होती है। फिर मिडिल स्टेज आती है हमारी 3rd में, जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, जिसमें कि साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज़, इसके बाद सोशल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि 9 to 12 तक होता है। सो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज आती है, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करते हैं जो भी उन्हें आगे चल के पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 360 डिग्री असेसमेंट की, मतलब असेसमेंट कैसा होगा। सो असेसमेंट यहाँ पे 360 होगा, मतलब सेल्फ असेस करेंगे खुद से, पीयर मतलब फ्रेंड्स वगैरह जो भी वो करेंगे। नेक्स्ट है टीचर असेसमेंट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट हैज बीन प्रपोज इन एनईपी। सो रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाई रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपैरिजन, कंपेयर नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस पेन पेपर पेंसिल सिर्फ नहीं लेना है। नेक्स्ट है C1 360 मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। सो 3 डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल ही होता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एनईपी। एनईपी ने शिक्षा पर मतलब एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। परख, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें असेसमेंट वगैरह। ठीक है, सो ये इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एनईपी, शिक्षा पर्व जो सिर्फ हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो होगा वो किस किस बेसिस पे बनेगा। सो स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब उन्हें नापा जाएगा एक तरीके से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, साइकोमोटर, सारे डोमेन्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, सो प्रोग्रेस कार्ड क्या बताता है। सो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। प्रोग्रेस जो होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों से होना चाहिए। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लेबलिंग भी नहीं करना है एंड प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें भी नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020। सो यहाँ पे करिकुलम को, जैसे कि NCF में ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई थी कि हमें बर्डन को कम करना है। सो रिडक्शन करना है करिकुलम में, कंटेंट में, जिससे कि इन्हांस कर पाए जो मेन लर्निंग है उसके लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करना। सो मेन काम यही है, रिडक्शन इन करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन। यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे होता है डिबेट। इम्प्रॉम्प्ट डिबेट मतलब अदला बदली, जिसे हम कहते हैं आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चन, क्वेश्चन मेकिंग हो गया। आस्किंग रिडल्स मतलब रिडल्स वगैरह को पूछना। गैप फिल इन हो गया, पूछो तो समझे मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गया, ठीक है। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे डेवलप हो सकते हैं। अब इनोवेशन कैसे आएगा? इनोवेशन लाने के लिए हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करानी पड़ेगी, वर्चुअल रियलिटी से रिलेट कराना पड़ेगा। सो दिस टू इज इनफ, लेट देम फ्री, उन्हें फ्री छोड़ दो, उन्हें खुद लर्न करने दो। दैट मीन्स कि दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज फ्रॉम देयर ओन सेल्फ, ओके। गिव देम अ ब्रेक, उन्हें ब्रेक दो, सोचने का मौका दो। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही करवाने लगो, ठीक है। कोलैबोरेशन कैसे करेंगे? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। 3 C's के बारे में आपने सुना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोलैबोरेशन कैसे करेंगे? सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, चेन गेम हो गया, सर्च टू विन हो गया, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट हो गया, जंप शरारत जिसे हम कहते हैं वो हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगा? गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड, जैसे कि साइलेंस टॉक इन हो गया, टॉक इन पेयर्स हो गया, फीलिंग आर इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स क्लास, ये सारी एक्टिविटी कम्युनिकेशन बेस्ड होती है। ICT मतलब कि लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया एंड मीडिया लिटरेसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो ये कैसे डेवलप होंगी? तो उन्हें डिज़ाइन करने दे एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी जो कि आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। डिज़ाइन अ ब्लॉग, वेबसाइट, PPT प्रेजेंटेशन, नो हाउ हो गया, टीच लर्न कॉपी हो गया, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि आपकी ये सारी चीज़ भी डेवलप होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? सो यहाँ पे डिफरेंट यूज़ ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ खराब हो गई तो उसको फिर से बनाना, ये सारी चीज़ें। फ्लिप क्लासरूम एंड शफल करना, मेकअप अ न्यू गेम्स, ठीक है। तो शिफ्ट यहाँ पे जो भी क्या हुआ है इसको आप बताइएगा मुझे, हम अभी पहले कंप्लीट करेंगे जो भी हमारा पढ़ने का कंटेंट है। सो मेन आपका होता है यहाँ पे 4 स्टेजेस, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ठीक है। सो 5 में क्या होता है? 3 to 8 ईयर्स होता है, मतलब कि 6, 7, 8 ईयर जो होता है वो 1st to 2nd में उसका रहता है, तो वो चीज़ अलग है आपकी। 7 ईयर्स का जब वो होता है तो ये चीज़ आपको पता नहीं चलनी चाहिए कि वो वर्स में आ ही जाएगा, ठीक है। तो 3 to 8 ईयर्स आपका होता है फाउंडेशन। इसके बाद 3rd आता है 8 to 11 जो कि प्रेपरेटरी है। नेक्स्ट 3rd है 11 to 14 जिसमें 6 to 8 में होता है मिडिल स्कूल एज, जिसे हम कहते हैं। सेकेंडरी स्कूल एज 4th होता है, मतलब कि यहाँ पे 14 to 18 मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा। सो NCERT ने क्या किया है? डेवलप किया है नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8। आपकी सीटेट में कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल NCERT विल डेवलप, NCERT ने डेवलप किया हुआ है, दैट NCPFECCE, ठीक है। सो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि बच्चे जो हैं अप टू एज ऑफ 8, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो यहाँ है न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो परक है, परक का फुल फॉर्म आ सकता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। नेक्स्ट है कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है आर्ट साइंस, मतलब कि यहाँ पे बच्चा कुछ भी चूज कर सकता है। और यहाँ पे क्लास 6 से अब उसे वोकेशनल इंटीग्रेशन मतलब वोकेशनल भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है, जो आगे चल के उसके काम आएंगी। टीचर्स प्रिपेयर किया जाएगा, असेसमेंट रिफॉर्म्स मतलब किया जाएगा, टीचर्स को भी प्रिपेयर। नेक्स्ट है एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट एटलीस्ट 1 स्किल, मतलब कि कोई ना कोई स्किल वो बाहर भी सीखे। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग जो है इन पब्लिक एंड द प्राइवेट स्कूल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका यूनिवर्सलाइजेशन होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो कि ECCE है आपका नेशनल मिशन, जो एक तरीके से चलाया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में आपका 3 to 5 वाले में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम टू इंटीग्रेट, जिसे हम निपुण भी कहते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगी। इंटीग्रेट करना है 21st सेंचुरी स्किल्स को, मैथमेटिकल थिंकिंग को एंड साइंटिफिक टेम्पर्स को, ठीक है। सो एम क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सलाइजेशन करना है एजुकेशन का फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रखना है इन स्कूल एजुकेशन 2030 तक, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। सो GDP का इन्वेस्टमेंट है इसमें 6%, जो कि पहले 4.3 था, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। सो जेंडर आइडेंटिटी, सोशो कल्चर आइडेंटिटी, जोग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटी हो गई। सो ये सेजेस होते हैं आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी, मतलब हर एक बच्चे में यूनिक कैपेबिलिटी होती है, हर एक बच्चे में अलग स्किल्स डेवलप हम कर सकते हैं। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब कि सबको इक्विटी में रखे, ठीक है। इक्विटी मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। इंक्लूजन मतलब एक साथ रखे, रिस्पेक्ट करें सारी डाइवर्सिटी, जो भी जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उनकी कम्युनिटी को भी हम क्या करें, एक तरीके से रिस्पेक्ट करें। सो करिकुलम एंड पेडागोजी स्कूल कैसा होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ओवरऑल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए कि बच्चे इंजॉय करके सीख सकें एंड इंगेज कर सकें हम बच्चों को, ठीक है। जेंडर इंक्लूजन फंड हो गया, KGBV अप टू ग्रेड 12, रिडक्शन होना चाहिए टू द कोर कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब कि यहाँ पे मेन कोर कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे किसमें जो भी है ये देखते हैं बाद में हम। और लैंग्वेज के बारे में क्या क्या है, नो लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया जाएगा, मदर टंग में पढ़ाया जाएगा ग्रेड 5 तक, ठीक है। संस्कृत जो है ऑप्शनल में रखेंगे एट ऑल लेवल। एंड नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है जो कि आपका NCF में ऑलरेडी मैंने बताया था, नई वीडियो देखा आप वीडियो देख सकते हो। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ISL मतलब इंडियन साइन लैंग्वेजेस भी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टीचर एजुकेशन। सो यहाँ पे न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है NCFT मतलब टीचर एजुकेशन के लिए, जो कि फॉर्मुलेटेड किया बाय द NCTE, ठीक है, जो कि कंसल्टेशन मतलब NCERT सारी चीज़ करवा रही है। यहाँ पे 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए फॉर द टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड, मतलब कि जो B.Ed 4 साल का होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्कूल एजुकेशन है NCFSC, वो डेवलप किया है किसने, NCERT ने, ठीक है। रॉबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ क्या होता है, सो यहाँ पे कॉमन जो है आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स जो डेवलप किया गया है NCERT के द्वारा, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पे टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, वो किससे कंसल्ट किया गया, NCERT, SCERT टीचर्स एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे लेवल्स रीजन से। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, CPD क्या होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपका जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो क्या हिंड्रेंस करता है, क्या बच्चों को रोकता है, हिंडर करता है सीखने से, तो ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पे अगर सी ऑप्शन अगर हम देखें तो अननेसेसरी है, क्या ये कोई चीज़ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता देती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। सो ये क्वेश्चन जब आप खुद पढ़ोगे तो नहीं भी पढ़े रहोगे फिर भी आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या ये बैरियर है, एक तरीके से आपको विरोध कर रहा है, अवरोध कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज नॉट द थिंग। सो एसेट है एक बच्चों के लिए, एक जैसे पूंजी के रूप में देखी जाती है मल्टीलिंगुअलिज्म की बहुत सारी बहुभाषिता, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएंगे अब इस वीडियो को देखने के बाद। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी NEP। सो NEP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका हर टीचिंग एग्जाम में पूछा आता है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को एंड कमेंट माई कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सी वीडियो इसके बाद चाहिए अकॉर्डिंग टू द योर एग्जामिनेशन। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।